Hi student, welcome to the session 2, day 8, class 7, subject maths, chapter 4, simple equations. Before starting the chapter 4, I would like to give you introduction about the chapter. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप लोगों का आज के चैप्टर 4 में, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले जो मैंने ये लिख के दिए हैं, ये आपको लिखने हैं। आपके चैप्टर शुरू करने से पहले ये नोट्स आपको लिखना है, उसके बाद फिर आप चैप्टर शुरू करेंगे। मैं समझाता भी जा रहा हूँ, साथ साथ समझना। सबसे पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट, द थिंग्स दैट डजंट चेंज इट्स वैल्यू और रिमेन्स सेम। वो चीजें जो अपनी वैल्यू नहीं बदलती या सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल्स हम कहते हैं नंबर्स। नंबर्स 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो। इंडिया में भी आप 1 को 1 ही बोलते हो। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाओ 1 1 ही है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू नहीं बदलता। सो इट इज अ कांस्टेंट। तो इस तरह जब हम नंबर्स को किस में डालते हैं, कांस्टेंट में डालते हैं। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? द थिंग्स दैट चेंजेस इट्स वैल्यू और वेरी इटसेल्फ। वो चीजें जो अपनी वैल्यू बदलती रहती हैं, ठीक है, और खुद बदलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। बेसिकली मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम अल्फाबेट्स को वेरिएबल डालते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल्स में इसमें अल्फाबेट्स लिख दिया है। ठीक है, ए बी सी एक्स सी डी ई एफ जी एच वाई जेड अप टू एक्स वाई जेड तक। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंबाइन विद एनी ऑफ 4 ऑपरेटर्स। जब वेरिएबल और कांस्टेंट किससे कंबाइन होते हैं? कोई भी 4 ऑपरेटर्स से कंबाइन होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वो 4 ऑपरेटर्स कौन से बेटा? वो 4 ऑपरेटर्स है प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। ये 4 ऑपरेटर्स है। अब इससे कंबाइन किस तरह से होंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, सुनिए। हाँ तो बेटा देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म और एग्जांपल्स कुछ इस तरह है। फॉर्म होंगे आपके पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल मल्टीपल कांस्टेंट एंड वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। फिर कोई मुझसे सवाल कर सकता है कि सर क्या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ही लिख सकते हैं क्या? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल नहीं लिख सकते? या कांस्टेंट माइनस वेरिएबल नहीं लिख सकते? या कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं लिख सकते? कांस्टेंट डिवाइड वेरिएबल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ये रहेगा ऐसे। अब मैंने इनकी कुछ एग्जांपल से लिखे, जैसे वेरिएबल प्लस कांस्टेंट की मैंने लिखा है x प्लस 7, वेरिएबल आगे कांस्टेंट बाद में, y प्लस 9, वेरिएबल आगे कांस्टेंट बाद में, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट में a माइनस 3, z माइनस 6, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट में n मल्टीपल 4। बेटा ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट आगे आ जाता है और वेरिएबल पीछे चला जाता है और उन दोनों के बीच में से मल्टीपल साइन गायब हो जाता है। ये इसके मल्टीपल का लिखने का प्रोसेस है, तरीका है। ठीक है, नाउ a मल्टीपल 5 को हमने क्या लिखा? 5a। आई बात समझ में? नेक्स्ट लास्ट में हम लिखते हैं b डिवाइडेड बाय c। यानी मैंने वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, b डिवाइडेड बाय 2, उसको हम लिखते हैं b अपॉन 2। नाउ टोटली होल रिपीटेड इट हियर, सारे ऐसे रिपीट है, पर इसमें कांस्टेंट आगे है और वेरिएबल पीछे है। 7 प्लस x, 9 प्लस y, 3 माइनस a, 6 माइनस z, 4 मल्टीपल n। तो देखो इसमें तो ऑलरेडी 4 आगे है, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 4n, 5 मल्टीपल a, 5a, 2 डिवाइडेड बाय b, 2 बाय b। मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, मेरे लिखने में बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं x और n में मोस्टली। तो x को मैं ऐसे लिखता हूं और n को मैं ऐसे। ध्यान रखना बेटा, मैं आगे जब भी लिखूं थोड़ा ध्यान रखना, x और n में कंफ्यूज मत होना। आफ्टर दैट ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन पे। नाउ व्हाट डज द एल्जेब्रिक इक्वेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स इक्वल साइन। एक वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या है? इक्वल साइन है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे 3 प्लस एक्स, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन इसमें इक्वल साइन लगा दिया तो ये क्या बन गया? एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, 4a प्लस 9 इक्वल्स टू 25, y माइनस 11 इक्वल्स टू 23,
तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए अलजेब्रिक इक्वेशन के। नाउ अनदर टॉपिक टू अंडरस्टैंड इज टर्म। टर्म को भी अब हमें समझना है। टर्म क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट होगा प्लस या माइनस से, उससे हमें टर्म्स मिलती है। अब कोई कहता है अगर सर उसमें कोई प्लस माइनस ही नहीं हो तो हम कैसे अलजेब्रिक को कैसे टर्म्स बताएं? जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता वो वन टर्म का एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3x, इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं है तो वन टर्म। 5 कोई प्लस माइनस नहीं है, वन टर्म। y कोई प्लस माइनस नहीं है, वन टर्म। 2x प्लस 7, 2 एक टर्म है, y एक टर्म है, तो एक और एक कितने और 2x और 7 कितने हैं? एक और एक 2, तो 2 टर्म्स। 3a और 2b, 3a प्लस 2b, ये दोनों किससे सेपरेट हो रहे हैं? देखो बीच में प्लस से, तो यहाँ दो टर्म्स मिल गई, 3a एक मिली है और 2b दूसरी, तो ये 2 टर्म्स। सिमिलरली 3a 4b माइनस 5c, अब यहाँ दो साइन है तो दो साइन से हमें देखो कितनी टर्म मिल रही है? 3a एक टर्म, 4b 2 टर्म एंड 5c 3 टर्म्स, तो टोटली वी गेट 3 टर्म्स। टोटल मिला के हमें कितनी टर्म्स मिली? 3 टर्म्स। यहाँ पे भी देखो 7x 9y 5z, तो अब बताओ कितनी टर्म्स हुई? यस 3 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट 5l 6m 3n एंड 4p, अब कितनी टर्म्स हुई टोटल? 4 टर्म्स हुई। तो इस तरह से हमने टर्म समझी। टर्म्स किससे सेपरेट होती है? सिर्फ प्लस और माइनस है। अगर प्लस माइनस नहीं है तो वो कंटिन्यू एक टर्म है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, 9x स्क्वायर y क्यूब z a b c। होने में तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी प्लस और माइनस। इसमें बहुत सारे वेरिएबल है लेकिन ये प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो रहे, तो ये पूरी की पूरी मिला के क्या बन जाएगी हमारे पास? वन टर्म। ये क्या बनेगी हमारे पास? वन टर्म। आई बात समझ में? नाउ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म समझने जा रहे हैं पापा। अगला हेडिंग है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म में हम बताएंगे कि किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट कैसे बताया जाता है। सिंपली जिस वेरिएबल का भी आपसे कोएफिशिएंट पूछा जाता है उस वेरिएबल से उस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो। ठीक है, जब टर्म को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आंसर आउटपुट आएगा। अब वो डिवाइड कैसे होता है ये आपको मैंने यहाँ करके दिखाया है, देखिए ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ a इन 3ab स्क्वायर c। a का कोएफिशिएंट बताना है, किसमें बताना है? 3ab स्क्वायर c में। तो 3ab स्क्वायर c को a से डिवाइड कर दिया। अगर हमारा जो टर्म नीचे दिख रहा है वो टर्म पूरा पूरा सेम है विद पावर्स के साथ, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ a की पावर 1 थी, यहाँ पे भी 1। अगर यहाँ a स्क्वायर होता और नीचे भी a स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता तो पूरा पूरा कैंसिल। ठीक है, तो द फाइनल आंसर इज 3b स्क्वायर c। इसको समझने के लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा उसको छुपा दो, बाकी जो बचा वो सारा। जैसे कि 3a का कोएफिशिएंट 3ab स्क्वायर c में, तो a को छुपा लो तो अपने आप क्या आंसर बचा? 3b स्क्वायर c। बट हर केस में ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी पावर चेंज हो गई तो पावर चेंज होने के बाद हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है 5x क्यूब y5 एंड z स्क्वायर में। तो उसके लिए हमने क्या करा? देखो 5x क्यूब y5 z स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो y की पावर दोनों डिफरेंट है, होने में तो y दोनों सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो अब कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो 5x क्यूब y5 माइनस 2, 5 में से 2 क्या कर दिया हमने? माइनस। देन द फाइनल आंसर इज 5x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर। तो इस तरह हमने टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म भी समझा। कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सिर्फ हमें ये बताना है कि जो कांस्टेंट नंबर उनके आगे होगा वही हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगा। बेटा कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं हम जो हमारे इक्वेशन सेटअप करने में काम आएंगे। मीन सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में हमारे कुछ वर्ड्स काम आते हैं जिनको हम पढ़ ले समझ ले तो अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सम, ऐड, मोर, इंक्रीज, ये सब के लिए जब भी लैंग्वेज में आएगा तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलने के लिए प्लस साइन से नोट करेंगे।
डिफरेंस सब्ट्रैक्ट लेस इंक्रीज आएगा तो उसके लिए हम माइनस साइन नोट करेंगे। टाइम्स या मल्टीप्लाई आएगा उसके लिए मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे। जब डबल ट्रिपल ऐसा आ जाता है तो उसके लिए हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज करते हैं। बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास कि भाई सेट अप एन इक्वेशन सेट करो, और वो लैंग्वेज में देता है। तो उन लैंग्वेज में हम ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स को समझते हैं और फिर इनसे यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन सेटअप करते हैं। उसके लिए देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x। taking away 5 from x। अब वो चाहता तो साफ साफ ही लिख सकता था कि भाई x में से 5 माइनस करो, तो सीधा सीधा है इसमें टेकिंग अवे, इसको हमें समझना पड़ेगा। लो, निकाल लो, माइनस करो, किसको? 5 को, फ्रॉम x में से x माइनस 5। तो इस तरह हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा। आई बात समझ में? इस तरह हमें एक्सप्रेशन बनाने के साथ साथ फिर इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। हो सकता है इसी में ऐड कर दे, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 11। गिव्स जब भी आ जाएगा तो ये वर्ड देता है इक्वल साइन, गिव्स, गेट्स, ठीक है, ये सब हमें क्या देंगे? इक्वल साइन। देन दिस बिकम एन इक्वेशन। ये बन गई हमारी इक्वेशन। आई बात समझ में बेटा? आज के टॉपिक में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम पढ़ाएंगे डे 9 में। आज के लिए डे 8 के लिए सिर्फ इतना ही है। आज जो भी मैंने पढ़ाया है इसको सिर्फ लिखना है, रीड करना है, समझना है। इसके बेसिस पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम डे 9 में करेंगे। अभी कुछ नहीं करना आज के दिन। आज बस इस टॉपिक को जो पढ़ाया है उसको ध्यान से समझो और अच्छी तरह से इसको कवर अप कर लेना। क्यों? क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है, टर्म्स पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ये आगे तक भी काम आएगा। तो इसको अच्छी तरह ध्यान से समझ के पढ़ना बेटा।